नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं जो टॉपिक है आज का, वो है समास। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है। संधि और समास जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो आपके पैट के एग्ज़ाम हैं, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, पुलिस के एग्ज़ाम्स हैं, टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं। उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लास। तो जिन लोगों ने अपना नहीं देखी है पहले वाली क्लास जिसमें मैंने संधि को बहुत ही बारीकी के साथ समझाया हुआ है, वो लोग चैनल पर विजिट करके क्लास देख सकते हैं। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ समास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के समास का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं समास होता क्या है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, या फिर आप कह सकते हैं छोटा करने का ढंग। इसे हम समास कहते हैं। ठीक है। तो समास में क्या किया जाता है, संक्षिप्तीकरण होता है। जैसे हर भाषा के अपने कुछ कौशल होते हैं जिसमें वो कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ व्यक्त करने की सामर्थ्य रखती है। इसके लिए शब्द प्रयोग में संक्षिप्तता पर बल दिया जाता है। समास का जन्म कम से कम शब्दों के द्वारा वही अर्थ व्यक्त करने की प्रवृत्ति की वजह से हुआ है। यहाँ पर जो शब्द प्रयोग की संक्षिप्तता है वो दो तरह से हो सकती है। एक तो शब्द को कम करके, जैसे दिन और रात में 3 शब्दों का समूह होता है। ठीक है, दिन और रात। ठीक है, दिन और रात। यहाँ पे जो ये और शब्द है, जब इसको हटा दिया जाता है, यानी और को कम कर दें, तो शब्द आपका बन जाता है दिन रात। तो 2 शब्दों के द्वारा भी वही अर्थ व्यक्त होगा जो 3 शब्दों के द्वारा प्रकट हो रहा है। ठीक है। दूसरी कोटि की जो संक्षिप्तता है वो होती है 2 शब्दों को पास में लाने पर या बैठाने पर, जब दोनों शब्दों के अर्थों से भिन्न एक तीसरा अर्थ निकल जाता है। यानी एक नए अर्थ के लिए किसी नए शब्द का प्रयोग ना करके पुराने शब्दों से ही एक नया अर्थ निकाला जाता है। जैसे लंबा उदर। ठीक है, लंबा, ठीक है, एक शब्द है और उदर एक शब्द, जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो एक शब्द बन जाता है लंबोदर। और जो ये लंबोदर जो शब्द है वो अर्थ व्यक्त करता है गणेश जी का। ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया कि एक नया शब्द का इजाद ना करके पुराने ही शब्दों को जोड़ करके एक ऐसा शब्द बनाया, संक्षिप्तीकरण किया गया, जहाँ पर वो एक नया अर्थ प्रकट कर रहा है। यही क्या होता है, समास है। शब्दों की उक्त तरह से, नहीं इस तरीके से जो संक्षिप्तता की जाती है वही क्या होता है, समास होता है। संक्षिप्त की जो प्रक्रिया होती है वो शब्दों को पास पास, यानी सम मतलब होता है उचित रूप से। ठीक है, सम मतलब होता है, एक मिनट पेन ले लेती हूँ मैं, क्या हो गया। संक्षिप्तीकरण, जैसे मैंने बताया कि ये प्रक्रिया शब्दों को पास पास जो बैठा करके बैठाया जाता है उसको कहा जाता है समास। ठीक है। समास को जब हम लिखते हैं, सम मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है उचित रूप से। ठीक है। और आस पास मतलब बैठाना, आस। तो समास एक शब्द बना जहाँ पर शब्दों को उचित रूप से पास पास बैठाया जाता है, वो बन जाता है आपका समास। ठीक है। तो संधि में शब्दों की कमी नहीं की जाती। वहाँ 2 शब्दों के निकट आने के कारण जो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहले ध्वनि में जो कुछ थोड़ा बहुत ध्वनिगत परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है। वहाँ पे शब्द समूह को संक्षिप्त किया जाता है, जो है इसको, जैसे मैं इसका उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे लंबोदर। अभी मैंने उदाहरण दिया, लंबा और उदर को जोड़ करके एक शब्द बनाया गया लंबोदर। ठीक है। यहाँ पे जो संक्षिप्तीकरण हुआ है, आ का और ऊ का मेल करके एक ही मात्रा से काम चलाया गया, लंबोदर, ओ की मात्रा। ठीक है। तो लंबोदर में पहले समास की प्रक्रिया चलती है, फिर संधि की होती है। लेकिन दिन रात में क्या है, समास तो है लेकिन वहाँ पर संधि नहीं होती है, क्योंकि जो पास में आने वाली ध्वनियाँ ही ऐसी हैं कि उनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि जहाँ जहाँ समास हो वहाँ संधि भी हो। ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण बताया था कि संधि ध्वनि स्तर की प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें 2 ध्वनियों के मिलने से ध्वनिगत परिवर्तन होता है, जबकि समास जो होगा वो शब्दों के स्तर की प्रक्रिया है। इसमें एक से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाया जाता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं संधि और समास की जो अवधारणा है वो अलग अलग होती है। ठीक है। तो परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को या प्रत्ययों का लोप करके पास पास लाकर बनाए जाने वाले यौगिक शब्द को समास पद, समस्त पद या फिर
समास युक्त पद भी कहते हैं। ठीक है, एक मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी। यहाँ पर हम केवल देखते हैं कि भाषा के एक से अधिक शब्दों को मिलाकर के जो अर्थ प्रकट किया जाता है उसे समास कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, और जो समास में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं समास की परिभाषा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में लिखने के लिए भी आ जाती है, जिनमें लिखने का काम होता है। ठीक है, जो आपके वस्तुनिष्ठ ना हो करके आपके सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं समास की प्रक्रिया। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द को बनाने की क्रिया को समास कहा जाता है, और इस विधि से बने शब्दों को क्या कहा जाता है, समस्त पद कहा जाता है। ठीक है, जो एक नया शब्द बना, जैसे लंबा और उदर बन करके हमने एक शब्द बनाया था लंबोदर। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका क्या है, ये समस्त पद हो जाता है। ठीक है, इसको पूर्व पद कहा जाएगा, इसको उत्तर पद कहा जाएगा, और इस पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ करके एक समस्त पद बनता है। आगे हम देखते हैं, समास में प्राय दो शब्द या पद होते हैं, जिसमें जो कि अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र होते हैं, और इनमें एक स्वतंत्र संबंध ही होता है। शब्दों को अलग अलग करने पर प्रत्येक शब्द का अपना एक अलग अर्थ निकलता है। समास रचना में दो शब्द होते हैं, जिसमें पहला जो पद है वो आपका पूर्व पद कहा जाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहा जाता है, और इन दोनों शब्दों से बना हुआ एक नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समास की रचना के प्रक्रम में जैसे का विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण देखते हैं हम, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ करके एक समस्त पद बनता है, इसे समास कहते हैं। देश एक अलग शब्द है, भक्त एक अलग शब्द है। ठीक है, और जब देश और भक्त को मिलाया जाता है तो एक अन्य शब्द, एक नए शब्द का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है देश भक्त, यानी देश के प्रति जो अपनी बहुत ही श्रद्धा रखता है, बहुत प्रेम करता है, उसे देशभक्त कहा जाता है। अगला जैसे एक उदाहरण और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यश जमा प्राप्त करके एक शब्द बनता है यश प्राप्त। तो यश एक मान सम्मान को करता है, प्राप्त मतलब किसी चीज़ की प्राप्ति होना। ठीक है, और दूसरा जो इस दोनों को जोड़ करके एक शब्द बन जाता है यश प्राप्त। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक देखते हैं का विभक्ति का लोप होता है, देश का भक्त। ठीक है, देशभक्त होता है। ठीक है, अगला एक यहाँ पर एक और परिभाषा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, समास का विग्रह है। जैसे हमने देखा था कि जब दो शब्दों को परस्पर लाया जाता है, एक साथ साथ लेकर आते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसे समास पद या समस्त पद या फिर समास युक्त पद कहा जाता है। इसी तरीके से जब जुड़े हुए शब्दों को अलग अलग किया जाता है और जो अलग अलग करने की रीति है, ठीक है, उसको विग्रह कहा जाता है। संधि के अर्थ में ये विच्छेद होता है और समास के अर्थ में ये विग्रह होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होगी, जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उस प्रक्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता समस्त पद है, इसका विग्रह कर दिया जाएगा माता और पिता। दिन और रात, ठीक है, हो जाता है दिन रात का। ठीक है, इस तरीके से हम विग्रह करते हैं। पाप पुण्य का विग्रह हो जाएगा पाप और पुण्य। इसके बाद हम देखते हैं कि समास प्रक्रिया से जो शब्द निर्माण हुए हैं वो कैसे होंगे। तो हिंदी में समास प्रक्रिया के अंतर्गत 3 तरह के शब्दों की रचना होती है, 3 प्रकार से होती है, जिसमें तत्सम और तत्सम के जोड़ से बनता है एक नया शब्द। दूसरा आपका तत्सम के साथ में जब तद्भव शब्दों को जोड़ दिया जाता है तब बनता है। और तीसरी प्रक्रिया होती है विदेशी शब्द के साथ में जब विदेशी शब्द को जोड़ दिया जाता है तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, तो शब्द निर्माण की यहाँ पर हमने देखा कि 3 प्रक्रियाएं होती हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं समास और संधि में अंतर क्या होता है। ठीक है, हमने पढ़ा समास क्या होता है, इससे पहली क्लास में हम पढ़ के आए हैं संधि क्या होती है। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि समास और संधि में अंतर क्या होता है। ठीक है, समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है। ठीक है, और संधि में केवल 2 वर्णों का मेल होता है। ध्यान से सुने, यहाँ पर 2 शब्दों का मेल है
और यहाँ पर केवल 2 वर्णों का मेल होता था, जैसे स्वर और व्यंजन। जो लास्ट में जो ध्वनियाँ आती थी, उन ध्वनियों को जोड़ करके ही हम एक नए शब्द का निर्माण करते थे, तो उसको हम कहते थे संधि है। लेकिन जब 2 शब्दों को या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है, तो उसे समास कहा जाता है। समास में विभक्ति या योजक शब्द अथवा संबंधित शब्दों का लोप होता है, किंतु संधि में वर्णों का रूप परिवर्तित हो जाता है। अर्थात समास में केवल विभक्ति या योजक शब्द, यानी जो उनको जोड़ते हैं, जैसे दिन और रात का योजक शब्द जो है वो और है, ठीक है। देश का भक्त में का विभक्ति है, देशभक्त बन जाता है। अथवा संबंधी शब्दों का लोप होता है, लेकिन संधि में वर्णों का रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने बहुत सारे इसके उदाहरण देखे थे, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ पर ले रही हूँ, अति प्लस अधिक बन करके अत्यधिक बनता था, ठीक है। अति और अधिक मिलकर के बनता था अत्यधिक। यहाँ पर क्या हुआ, वर्णों का रूप परिवर्तित हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे ई और आ मिलकर के या बनाते थे, तो यहाँ क्या हुआ, वर्णों का रूप परिवर्तित हो जाता था। लेकिन संधि में क्या होता है, केवल विभक्ति का या फिर जो योजक शब्द हैं उनका लोप दिखाई देगा। इसके बाद में देखते हैं, समास में संधि हो सकती है, किंतु किसी भी संधि में समास नहीं हो सकता है, ठीक है। अर्थ करने की दृष्टि से शब्द में एक से अधिक समास होना संभव है, लेकिन संधि में एक ही अर्थ रहता है। यानी जब हम समास में क्या करते हैं, जब 2 शब्दों को जोड़ते हैं, तो जो नया शब्द बनता है वो अर्थ की दृष्टि से अलग उत्तर दे सकता है, एक से अधिक उत्तर भी दे सकता है, यानी एक से अधिक अर्थ भी दे सकता है, लेकिन संधि में जो अर्थ रहेगा वो एक ही अर्थ रहेगा। समस्त पद को पृथक करने की रीति से विग्रह और संधि रूप को पृथक करने की रीति को विच्छेद कहा जाता है, ठीक है। समास में सार्थक शब्दों का मेल होता है, किंतु संधि में निरर्थक वर्णों का मेल हुआ करता है। जैसे नी के बाद में कुछ भी शब्द हम जोड़ देते थे, नी प्लस धन करके निर्धन बन जाता था, यहाँ पे विसर्ग लगा दिया, तो इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। लेकिन जब इनको जोड़ा जाता है तो एक नया अर्थ निकल करके आता है, ठीक है। तो समास में तो केवल सार्थक शब्दों का मेल होता है, लेकिन संधि में निरर्थक वर्णों का भी मेल हुआ करता है। समास के मुख्य तौर पर 6 भेद माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास कहाँ होता है, जब किसी भी समास का दूसरा पद का जो अर्थ है वो प्रमुख होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। दूसरा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास कहाँ पर होता है, ये तत्पुरुष के जैसा ही होता है। इस समास में भी जो हमारा लगभग इसमें कई जगह पर एक विभेद देखने को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तत्पुरुष समास का ही भेद है, किंतु इसमें भी दूसरा ही पद आपका प्रधान होता है। द्विगु समास, इसमें आपको एक संख्या मिलेगी, ठीक है। आप उस संख्या से समझ सकते हैं कि द्विगु समास में भी आपका दूसरा पद प्रधान होता है, किंतु यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, एक संख्या मिल जाएगी, जैसे पंचानन, ठीक है, चौगुना, इस तरीके से चतुर्भुज, इस तरह के जो शब्द होंगे वो आपको द्विगु समास में मिलेंगे, ठीक है। अगला है बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जिसमें दोनों ही पदों के मूल अर्थों से भिन्न कोई तीसरा अर्थ निकलता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। 5वां है द्वंद्व समास, ठीक है, जिसमें दोनों ही पदों के अर्थ जो हैं वो समान रूप से प्रधान होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और 6ठा होता है अव्ययी भाव समास, यानी जिस समास में अर्थ की दृष्टि से पहला पद प्रधान होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो ये मुख्य तौर पर मैंने मोटा मोटा इसका वर्णन कर दिया है कि कौन सा समास है और उस समास में जो विशेषता है वो क्या है, और समास के कितने भेद हैं, समास और संधि में क्या अंतर होता है, समास की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है और उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। जिन लोगों को भी क्लास पसंद आई है वो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में मैं इनके जो भेद हैं उनको बहुत ही बारीकी के साथ डिस्कस करूँगी। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।